नमस्ते। आज के इस खास ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद शानदार और बड़े सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम अपने देश यानी भारत के विशाल भूगोल को डिकोड करेंगे। हम एकदम मैक्रो लेवल से शुरुआत करेंगे, यानी देश के बड़े नक्शे से, और फिर धीरे धीरे जमीन की बारीकियों तक पहुंचेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर में डाइव इन करते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले भारत का विशाल आकार, फिर इसकी लोकेशन और टाइम जोन्स, इसके बाद हमारे पड़ोसी देश, फिर राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, और आखिर में बात करेंगे यहाँ की भौगोलिक विविधताओं की। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, भारत का विशाल आकार। जब हम विशाल कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जी हाँ, करीब 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और जब इतने बड़े भूभाग पर रहने वाले लोगों की बात आती है तो 2011 के आंकड़ों के हिसाब से ही हमारी आबादी 120 करोड़ को पार कर चुकी थी। ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। इस विशालता को थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं। अगर उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो ये दूरी लगभग 3,200 किलोमीटर बैठती है। वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक का सफर लगभग 2,900 किलोमीटर का है। मतलब हमारा उत्तर दक्षिण का फैलाव पूर्व पश्चिम के फैलाव से बस थोड़ा सा ही ज्यादा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, लोकेशन और टाइम जोन्स। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक पहेली है। हमारा लॉन्गिट्यूडनल विस्तार लगभग 29 डिग्री का है। अब इसका असर क्या होता है? इसका सीधा असर समय पर पड़ता है। सुदूर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश और सुदूर पश्चिम के गुजरात के बीच सूरज निकलने के समय में पूरे 2 घंटे का अंतर आ जाता है। यानी अरुणाचल में सुबह 2 घंटे पहले ही हो जाती है। अब सवाल ये है कि इस 2 घंटे के अंतर को कैसे संभाला जाए। अमेरिका या रूस जैसे देशों में तो कई अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरे देश का एक ही समय है। और इसका सीक्रेट छुपा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। इलाहाबाद से होकर गुजरने वाली इस रेखा को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया माना गया है, और इसी से पूरे देश का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तय होता है, एकदम सटीक और एकरूप। चलिए अब तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं, हमारे पड़ोसी देश। जियोग्राफिकली देखा जाए तो भारत की सीमाएं कई देशों से जुड़ती हैं, जो इसे रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद अहम बनाता है। कुल 7 देश हमारे साथ जमीनी सीमा साझा करते हैं: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यहाँ की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति थोड़ी जटिल है। जैसे उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लगने वाला हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है, और अक्साई चिन चीन के नियंत्रण में। जमीनी सीमाओं के अलावा समंदर पार हमारे 2 आइलैंड पड़ोसी भी हैं, मालदीव और श्रीलंका। श्रीलंका भारत से पानी के एक संकरे रास्ते, जिसे पाल्क स्ट्रेट कहते हैं, उसके द्वारा अलग होता है। अब रुक करते हैं चौथे हिस्से की ओर, राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। इतने बड़े और विविधता से भरे देश का प्रशासन चलाना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए इसे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। और एक बहुत ही रोचक बात यह है कि भारत में ज्यादातर राज्यों का गठन भाषाओं के आधार पर हुआ है। आज के समय में भारत 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है। इसका गणित समझना थोड़ा दिलचस्प है। पहले हमारे पास 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद ये संख्या 28 हो गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नई यूनियन टेरिटरी बनने से इनकी संख्या बढ़ी जरूर, लेकिन फिर दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक कर दिया गया। तो कुल मिलाकर अब 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और हाँ, नई दिल्ली हमारे देश की धड़कन, हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। और अब 5वां और सबसे आकर्षक हिस्सा, भारत की भौगोलिक विविधताएं। अगर लैंडफॉर्म्स की बात करें तो शायद ही दुनिया का कोई ऐसा रूप हो जो भारत में ना मिले। उत्तर में बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर दक्षिण में विशाल महासागर तक, और पश्चिम के रेगिस्तान से पूर्व के हरे भरे मैदानों तक, यहाँ सब कुछ है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर में खड़े विशाल रक्षकों की, यानी हिमालय की। हिमालय का मतलब ही है बर्फ का घर। यह मुख्य रूप से 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं में बटा है। सबसे उत्तर में ग्रेट हिमालय या हिमाद्री है, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां मौजूद हैं। उसके थोड़ा नीचे मिडिल हिमालय या हिमाचल है। शिमला या मनाली जैसे मशहूर हिल स्टेशंस इसी बेल्ट में आते हैं।
और सबसे दक्षिण वाली श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय से थोड़ा नीचे आएं तो हमें उत्तर भारत के विशाल मैदान मिलते हैं। ये मैदान एकदम समतल हैं। यहाँ एल्यूवियल डिपॉजिट्स का कॉन्सेप्ट बहुत अहम हो जाता है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां पहाड़ों से अपने साथ बहुत ही बारीक और उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं और इन मैदानों में बिछा देती हैं। इसी बेहतरीन और उपजाऊ जमीन की वजह से इन इलाकों में खेती बहुत अच्छी होती है और यहाँ आबादी का घनत्व भी सबसे ज़्यादा है। दक्षिण की तरफ बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेना जरूरी है, पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। ये जमीन का वो हिस्सा होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। हमारा दक्षिण भारत बिल्कुल ऐसा ही है। इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। और इसी प्रायद्वीपीय हिस्से में स्थित है हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार। ये उत्तरी मैदानों के ठीक दक्षिण में एक तिकोने आकार का पठार है, जिसकी जमीन काफी ऊंची नीची है। इसके उत्तर पश्चिम में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली मौजूद है। विंध्य और सतपुड़ा भी यहीं की अहम श्रृंखलाएं हैं, जिनसे नर्मदा और तापी जैसी नदियां बहकर अरब सागर में जाती हैं। इस पठार के पश्चिम में वेस्टर्न घाट हैं जो लगातार फैले हैं, जबकि पूर्व के ईस्टर्न घाट थोड़े टूटे और असमान हैं। ये पूरा इलाका कोयले और लौह अयस्क जैसे खनिजों का खजाना है। मुख्य जमीन से थोड़ा दूर चलें तो हमारे पास शानदार द्वीप समूह भी हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप आइलैंड्स मौजूद हैं। क्या आपको पता है कि ये असल में कोरल आइलैंड्स हैं? कोरल यानी पॉलिप्स नाम के बेहद छोटे समुद्री जीवों के कंकाल। जब ये जीव मरते हैं तो उनके सख्त कंकाल वहीं जमा हो जाते हैं और सालों साल एक के ऊपर एक इकट्ठे होकर ये लक्षद्वीप जैसे खूबसूरत आइलैंड्स का रूप ले लेते हैं। प्रकृति का अपना एक अलग ही आर्किटेक्चर है। लेकिन प्रकृति जितनी सुंदर है, कभी-कभी उतनी ही विनाशकारी भी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। 2004 में आई सुनामी ने इन तटीय और द्वीपीय इलाकों में जो तबाही मचाई थी, उसे भूला नहीं जा सकता। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक अहम सवाल जो पीछे छूट जाता है वो ये है, जो समुद्र हमें इतने संसाधन और खूबसूरती देता है, उसी की अप्रत्याशित और भयंकर चुनौतियों का सामना वहां रहने वाले लोग कैसे करते होंगे। भूगोल सिर्फ जमीन और पानी को जानने का नाम नहीं है, ये प्रकृति और इंसान के बीच के इस गहरे रिश्ते को समझने का भी नाम है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।